हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी जेईई मेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे और सभी का जेईई एडवांस को लेकर के प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से चल रही होगी। अच्छा स्टूडेंट, इस बात को मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ, वो इसलिए क्योंकि भाई आपको अपने जेईई एडवांस की और आपकी प्रिपरेशंस जो भी है, जिस लेवल से आप कर रहे हो, उससे आप उसे हर दिन आप बूस्ट करिए। मतलब हर दिन आप अपनी प्रिपरेशंस को जज करो, यू आर इन राइट डायरेक्शन और नॉट। अगर राइट डायरेक्शन में हो तो उसको बेटर बनाइए। ठीक है स्टूडेंट, नाउ तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपना डे 28 का टास्क। टास्क क्या है? अपना डीपीपी नंबर 28 हमें सॉल्व करना रहेगा और दैट इज रैंकर प्रैक्टिस सीरीज के बारे में हम बात करें, जिसमें आपको 100 जेई एडवांस मैथ्स डीपीपी प्रोवाइड की जा रही है। नाउ तो हमारे पास 3 सिंगल करेक्ट प्रॉब्लम, 2 मल्टीपल करेक्ट और एक पैराग्राफ और न्यूमेरिकल, मतलब सभी तरह के हमने प्रॉब्लम्स को यहाँ पर इंसर्ट कर रखा है। बाद में क्या इसका आंसर की दे रखा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 को समझिए क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 1, इफ द एंगल ए कॉमा बी कॉमा सी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एंगल एबीसी किसमें? एपी में है। स्मॉल एबीसी रिप्रेजेंट द लेंथ ऑफ द साइड्स अपोजिट टू द एंगल एबीसी। ठीक है, जो नॉर्मल नोटेशंस हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं ना। देन द वैल्यू ऑफ दिस, इसका वैल्यू क्या होगा, ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो डियर स्टूडेंट, दैट इज ए वेरी सिंपल प्रॉब्लम। ठीक है, सभी स्टूडेंट से प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए था। ठीक है, जब आपने डीपीपी अटेम्प्ट किया है तो फर्स्ट प्रॉब्लम सबसे बनना चाहिए। ठीक है, तो एंगल एबीसी अगर एपी में है, अगर मान लेते हैं बात करें एंगल एबीसी आर इन एपी, तो यहां से आप एक बात क्या बोल सकते हैं भैया, हम ये कह सकते हैं टू बी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस सी, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, एंगल बी को मैंने बोथ साइड से जोड़ दिया, तो एंगल बी यहाँ जोड़ देते हैं, तो ए प्लस सी तो कितना आ जाएगा? पाई आ जाएगा। तो एंगल 3B, एंगल बी इक्वल टू कितना आ गया? पाई बाई 3 आ गया, मतलब 60 डिग्री आया। ठीक है, एक बात तो मुझे ये जानकारी हुई ना। हमें क्या चाहिए? इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। अच्छा देखो, इस तरह की टर्म्स कहाँ पर आती हैं? ऑब्वियसली कोसाइन रूल के अंदर आती है। क्यों ना मैं एक बार cos 60 के बारे में सोचूं। ठीक है, cos 60 के बारे में अगर हम बात करें, सॉरी cos b फाइंड आउट करते हैं। एक बार साफ साफ लिखते हैं, cos b कितना आ जाएगा? सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ ए सी। वी कैन राइट लाइक दैट ना। cos b, एंगल b कितना? 60 डिग्री है, तो cos 60 यहाँ हो जाएगा, दैट इज हाफ आ गया। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ए सी को इधर भेज देंगे, ए सी को ट्रांसफर करके इधर लेगा और बी स्क्वायर को इधर ले जाएंगे। मीन्स व्हाट कैन आई से, व्हाट कैन आई राइट, सी स्क्वायर माइनस ए सी है ना, दिस टर्म इज इक्वल टू बी स्क्वायर। मतलब किसके इक्वल आएगा? बी स्क्वायर के इक्वल आएगा, मतलब ये वाला टर्म बी स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। ठीक है, अगर ये बी स्क्वायर के इक्वल आया है तो मतलब न्यूमरेटर वाला पार्ट जो लिखा हुआ है दैट इज ए प्लस सी अपॉन में बी लिखा हुआ है। आगे फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करना चाहिए? साइन रूल। ए की जगह हम क्या पुट कर देंगे? के साइन ई। सी की जगह के साइन सी और बी की जगह के साइन बी। तो के तो कैंसिल हो जाएगा। अब साइन ए प्लस साइन सी को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 साइन ऑफ ए प्लस सी बाई 2 इनटू क्या लिख सकते हैं? कॉस ऑफ ए माइनस ऑफ सी बाई 2। कुछ ऐसे लिख सकते हैं, अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ बी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ बी बाई 2। ऐसे लिखा जा सकता है। 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब a प्लस सी को आप क्या लिख सकते हो? पाई माइनस बी, तो दैट इज कॉस बी बाई 2 बनेगा, जिससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहां तक की बात तो क्लियर हुई ना। ना अब देखो साइन बी बाई 2, एंगल बी कितना है? 60 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। तो 30 डिग्री आया तो 1/2, तो 2 टाइम्स आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ ए माइनस सी बाई 2। मतलब ये वाला ऑप्शन आएगा ना, जिसके ऊपर हम लिख रहे हैं वही ऑप्शन आएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर बच्चों? आई होप आपको फर्स्ट प्रॉब्लम में सॉल्व करने में मजा आया होगा ना। आसान प्रॉब्लम थी, बढ़िया प्रॉब्लम थी ना। जैसे मैं आपको हर बार बता चुका हूं, जैसे बात एक सेकेंड, फर्स्ट का डी ऑप्शन आया है ना। जैसे मैंने आपको हर बार बताया कि अपने जो डीपीपी यहाँ पर देना है, इनका मकसद यही है कि आपको प्रॉब्लम्स को 1 आवर का टाइम आपने लेके चलो, सपोज 50 मिनट्स का टाइम आप लेके चलो, तो 50 मिनट्स में आप कितनी प्रॉब्लम्स को इजीली हैंडल कर पा रहे हो, अनसीन प्रॉब्लम्स को आप कैसे हैंडल करते हो। ठीक है ना, मूव करते हैं सेकंड प्रॉब्लम की तरफ है ना। ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर रखा है विथ ए सी परपेंडिकुलर टू बी डी। ए सी कैसा है? बी डी के परपेंडिकुलर है। एंड ओ इज द सेंटर ऑफ इट्स सर्कम सर्कल। ठीक है, यहाँ तक हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास में एक सर्कल आ गया,
ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रेटिक, इसमें ए सी इज परपेंडिकुलर टू बी डी। मान लेते हैं कि दिस इज बी डी और दिस इज ए सी। ठीक है, तो ए बी सी डी बी ए साइक्लिक क्वाड्रेटर, और ओ क्या है हमारे पास, सर्कम, ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कम सर्कल। ठीक है, नाउ हमसे पूछा हो इसका वैल्यू ओ ए डॉट ओ बी, ठीक है, और ओ बी डॉट ओ सी डॉट ओ डी और ओ डी डॉट ओ ए, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, नाउ इसको अब देखो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से समझना। तो ओ ए डॉट ओ बी तो यहाँ लिखा हुआ है, अच्छा यहाँ पर भी यही टर्म लिखा हुआ है, क्यों ना मैं एक काम करूं, यहां से ओ ए डॉट तो हमने कॉमन ले लिया, ओ बी डॉट, ठीक है, डॉट ओ बी ना, और ओ डी ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखा जा सकता है ना, ये सॉरी यहाँ प्लस साइन ना, इन दोनों को देखा जाए और इन दोनों को देखा जाए तो ओ सी वैक्टर यहां से कॉमन आ रहा है, डॉट में क्या आ जाएगा, ओ बी वैक्टर प्लस ओ डी वैक्टर, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब ध्यान से देखें तो यहां तो क्या बना, ओ ए वैक्टर प्लस ओ सी वैक्टर डॉट ओ बी वैक्टर प्लस ओ डी वैक्टर, कुछ ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल ऐसे लिखा जा सकता है। मतलब अगर ध्यान से देखें तो भाई इस वाले पार्ट को अगर सिंप्लीफाई किया है तो कुछ इस तरह से आ गया बन करके। नाउ अब देखो ओ ए वैक्टर की बात की जाए तो भैया ये तो हमारे पास ओ ए वैक्टर आ गया है, ओ सी वैक्टर की बात की जाए तो भैया ये हमारे पास में ओ ए वैक्टर, दिस इज ओ सी वैक्टर। ठीक है, अच्छा एक बात और समझो, सिमिलरली अगर मैं बात करूं कलर थोड़ा चेंज करते हुए, ओ बी वैक्टर हमारे पास में ये आ रहा है और ओ डी वैक्टर ये आ रहा है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट तो आपसे पूछा हुआ है, ठीक बात है। अच्छा ओ ए वैक्टर का डायरेक्शन ये है, ओ सी का डायरेक्शन ये है, तो ओ ए प्लस ओ सी का डायरेक्शन अगर हम लिखें तो भैया वो कहाँ आएगा, क्या आप बता सकते हो इसका डायरेक्शन क्या होगा? हाँ, इसका डायरेक्शन हम बोल सकते हैं ना कि अगर इस डायरेक्शन में ये वेक्टर आ रहा है, इस डायरेक्शन में ये वेक्टर आ रहा है, तो इस डायरेक्शन मतलब इंटरनल एंगल बाइसेक्टर के अलोंग अगर वेक्टर निकालें, भाई ये वाला जो वेक्टर आएगा वो कौन सा वेक्टर होगा, ओ ए कैप प्लस ऑफ ओ सी कैप, ऐसा बोल सकते हैं। ओ ए कैप प्लस ओ सी कैप को आप क्या लिखेंगे, ओ ए का ओ ए वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, ओ सी वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, मतलब अपॉन मैग्नीट्यूड आर आ गया ना, आर आ जाएगा, सर्कम रेडियस ऐसे मान लिया ना। ठीक है, अब देखो ये वाला जो वेक्टर है, एक पॉइंट समझना, मैं समझाना आपको चाह रहा हूँ कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, देखो ये ट्रायंगल कैसा, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में आपने इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ये लिखा, तो भाई ये सामने वाली साइड पे कैसा आएगा, परपेंडिकुलर होता है, पहली बात, ये बात आपको पता है। अब आपको ये पता है अगर इस साइड के अलोंग वेक्टर ए है और इस साइड के अलोंग वेक्टर बी है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर के अलोंग वेक्टर कितना आएगा, ए प्लस बी वेक्टर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, सही बात है, तो ये वेक्टर आएगा, तो इसके अलोंग जो वेक्टर आया वो कितना आया हमारे पास में, ओ ए कैप प्लस, मतलब ओ ए ये आ गया, ओ ए प्लस ओ सी। अच्छा इस वेक्टर की अगर बात करें तो भैया ये कैसा आ रहा है, इस वेक्टर बी डी के पैरेलल आया, मतलब ये तो कुछ ऐसे लिख सकते हैं, लैम्डा टाइम्स ऑफ बी डी वेक्टर, ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक बात है। सिमिलरली अगर ओ बी और ओ सी की बात करें तो भैया इसके डायगोनल के अलोंग ऐसे वेक्टर्स लिखेंगे तो ये कितना आएगा, ओ बी कैप प्लस ओ डी कैप आएगा, तो भैया उसका मैग्नीट्यूड जब लिखेंगे तो ओ बी वेक्टर प्लस ऐसे कुछ आएगा, मतलब इसके अलोंग वेक्टर जो आ रहा होगा ओ बी कैप प्लस ओ डी वेक्टर, कुछ ऐसे आ रहा होगा, ओ बी कैप ले लेते हैं ना, इसको आपने सिंप्लीफाई किया, ओ बी वेक्टर प्लस ओ डी वेक्टर अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड आर आ जाएगा ना दोनों में, है ना। नाउ ये वेक्टर की अगर बात करें तो ये वेक्टर कैसा आ रहा है, पैरेलल टू दिस वेक्टर आ रहा है, ठीक आएगा भाई, यहाँ ये 90 डिग्री है और ये इस पे 90 डिग्री है, तो दोनों कैसे हो जाएंगे, एक ही लाइन पर अगर दो परपेंडिकुलर आ रहे हैं तो पैरेलल हो जाएगा, तो दैट्स इट पैरेलल टू ना, इसको मैं लिख लेता हूँ म्यू टाइम्स ऑफ ए सी वैक्टर, कुछ ऐसे लिख लेते हैं। तो बी डी और ए सी कैसे आपस में परपेंडिकुलर वेक्टर हैं, तो ऑब्वियस है दोनों का डॉट कितना आना है, जीरो आना है। क्या आपको मेरी ये बात समझ में आई बच्चों, बहुत ही बढ़िया सवाल था ये, और इस सवाल में जो समझाना चाह रहे थे ना, आई होप आप वो पॉइंट समझ गए होंगे ना। इसमें बस क्या ध्यान रखना था कि अगर आपको ये पॉइंट पता होता सभी को, अगर इस डायरेक्शन में अगर वेक्टर ए है, इस डायरेक्शन में वेक्टर बी है, तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर के अलोंग वेक्टर कितना आता है, ए कैप प्लस बी कैप आता है, और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल था, इसीलिए प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमें ज्यादा आसानी भी रही। क्या आंसर आएगा इसका, आंसर इज सी, तो सेकंड का क्या आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन, सेकंड का आंसर क्या दिया है, सी ना, बिल्कुल करेक्ट ना। ठीक स्टूडेंट, नाउ मूव करते हैं थर्ड प्रॉब्लम की तरफ। क्या दे रखा है थर्ड प्रॉब्लम में,
क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ दिस फंक्शन एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, देन द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए इज, तो ए का कौन कौन सा इंटीग्रल वैल्यूज होगा। तो देखो बहुत सिंपल सी बात रही कि ये फंक्शन कैसा दे रखा है आपको, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दे रखा है। ठीक है, मान लो हमने ये कि एफ डैश एक्स निकाला, भाई इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए क्या करेंगे, हम एफ डैश एक्स निकालेंगे। तो हमने ये किया एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ ए एक्स प्लस 2a, तो यहां लिखा नाउ ई पावर एक्स को डिफरेंशियल ये आ गया ना, ई पावर एक्स को बाहर निकालेंगे, एक्स स्क्वायर का 2x और ए एक्स का a आ जाएगा। ठीक, ओवरऑल से अगर ई पावर एक्स अगर बाहर लिखें तो एक्स स्क्वायर तो यहां से आया, एक्स का टर्म हमारे पास यहाँ आया a प्लस 2 और 2a प्लस a कितना आ गया, 3a आ गया। दिस इज द एफ डैश एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास एफ डैश एक्स आया। अब क्या बोला है कि दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, इक्वल टू 0 भी हो सकता है। बस एक बात का ध्यान रखना है, इक्वल टू 0 हो जो जब होगा तो नॉट इन एन इंटरवल, बस कुछ फाइनाइट पॉइंट्स पर, मतलब जहां पर जैसे मान लो ऐसे इन्फ्लेक्शन पॉइंट आता रहे ना, नॉट इस तरह का सिचुएशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये वाला चलेगा, ये वाला नहीं चलेगा। ठीक है, तो एफ डैश एक्स कैसा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ना। अब देखो ये तो हमेशा ही ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब पॉजिटिव रहेगा, तो इनक्वालिटी को इसको डिवाइड कर सकते हैं। नाउ आफ्टर दैट व्हाट वी हैव, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इंटू ए प्लस 2 प्लस का 3a, ये कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अच्छा, एक क्वाड्रेटिक ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहे तो इसका डायग्राम होने के लिए क्या होना चाहिए, इस तरह का डायग्राम होगा, मतलब a कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, एंड b कैसा होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0। तो a तो कितना 1 है, तो 1 तो ग्रेटर देन 0 है ही। नाउ d की बात करते हैं, तो d कितना आएगा, a प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू कितना है, 3 है, दैट इज लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ सिंप्लीफाई करते हैं, तो a स्क्वायर तो यहाँ से आया, प्लस का 4a आएगा, माइनस का 12a कितना बन जाएगा, माइनस ऑफ 8a यहाँ से बना, प्लस का 4 लेस देन इक्वल टू 0, कुछ ऐसे आ जाएगा। नेक्स्ट इनक्वालिटी को अगर सॉल्व करना है तो दो फैक्टर करेंगे इसके, 8 का आधा करो, कितना आया 16, सॉरी 8 का आधा 4 आया, 4 का स्क्वायरिंग 16 जोड़ दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया। नाउ पॉइंट इज दैट a माइनस ऑफ 4 का होल स्क्वायर तो हमने यहाँ लिखा, ठीक है, उसके बाद लेस देन इक्वल टू 12 यहाँ से आ जाएगा ना। इसको जो अगर सिंप्लीफाई कराएंगे तो a माइनस 4 लेस देन, जब स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ तो कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट जब लेंगे तो मॉड आएगा, और 12 का अगर स्क्वायर रूट लिया जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2√3 आ जाएगा। ठीक है, नाउ अगर a की बात की जाए तो a माइनस 4 कैसा होना चाहिए भैया, 2√3 से छोटा होना चाहिए एंड माइनस ऑफ 2√3 से बड़ा होना चाहिए। नाउ a क्या होना चाहिए, 4 प्लस ऑफ 2√3 से छोटा और इक्वल टू का साइन भी आएगा, और 4 माइनस ऑफ 2√3 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, यहां तक की बात आपको समझ में आई। अच्छा, अगर 12 रूट समथिंग की अगर बात करें, 2√3 की अगर बात की जाए, भाई इसका वैल्यू कितना आएगा, और हमें क्या चाहिए, द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एच, मतलब ए का इंटीग्रल वैल्यू चाहिए, मतलब इसमें इंटीजर्स कितने कितने आ रहे होंगे ना, ये बात हमें समझनी है। ये कितना लिखा हुआ है, 12 लिखा था ना, 12 का स्क्वायर रूट चल रहे थे अपना, तो 12 का अगर स्क्वायर रूट लिखेंगे तो भाई कितना आ जाएगा, 3 पॉइंट समथिंग कुछ ऐसा आ रहा होगा। ये 3 पॉइंट समथिंग है, जोड़ के कितना हो गया, 7 पॉइंट समथिंग। ठीक है, अब ये 3 पॉइंट समथिंग, 4 में से 3 पॉइंट समथिंग को सेपरेट किया तो भैया ये कितना है, 0 पॉइंट समथिंग आया। ठीक है, ये आया। तो अब 0 पॉइंट समथिंग से अगर बात करें तो यहाँ से जहाँ कौन कौन से इंटीजर आ सकते हैं, 1 आ सकता है, ए का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, ए का वैल्यू भैया 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 5 6 7, मतलब 7 इंटीजर्स आ सकते हैं। तो नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए कितना आएगा, 7 आएगा। ठीक है, तो क्या आंसर हुआ, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। क्या दिया है, थर्ड का सी है ना, और उसने ए दे रखा है ना। ठीक है, मतलब 7 ही आएगा ना आंसर, जितना मुझे ध्यान है, और ये सही भी है ना, डोंट वरी है ना। यहाँ आंसर की हम चेंज करेंगे, यहाँ 7 ही आएगा, डोंट वरी। हाँ, आंसर सही है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर में बिल्कुल सही है ना, 7 इज करेक्ट ऑप्शन। ना मूव करते हैं अब अगली प्रॉब्लम की तरफ है ना।
मल्टीपल करेक्ट प्रॉब्लम्स। और देखो इस वाली प्रॉब्लम को बहुत ध्यान से समझना ना, बहुत ही ध्यान से। यहाँ कुछ कुछ बातें आपको सिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 ना, सच दैट कि एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, दिस मैट्रिक्स ऐसे दे रखा है ना, dt इज पॉजिटिव, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ एनी, है ना, ए की बात कर लेते हैं ना, ऐसे कुछ करके ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज पॉजिटिव है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी करेक्ट, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन ए में ट्रेस ऑफ ए इनवर्स है ना, कुछ ऐसे 8 टाइम्स है ना, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट। तो सी एंड डी ऑप्शन तो बहुत ही फटाफट कैलकुलेट किया जा सकता है। पहली बात तो आप ये समझो, देखो हमारे पास क्या लिखा हुआ, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट, ये दे रखा है, ठीक है। ये आपको दे रखा है, यहाँ एक मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसका डिटरमिनेंट लिख लेता हूँ। तो डिटरमिनेंट जब आप लिखोगे तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ ये डिटरमिनेंट आ गया, ठीक है। नाउ अब आपको देखो कुछ प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए, क्या कि एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट है ना, अगर मान लो आप एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट कर रहे हैं, इसका डिटरमिनेंट अगर आप फाइंड आउट कर रहे हैं तो ये कितना आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए पावर एन माइनस वन। मान लो अगर ये आर टाइम्स एडजॉइंट्स हमने यूज किया है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए पावर एन माइनस वन पावर आर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। जिनको नहीं पता है पहली बात तो फॉर्मूला याद रखें, ठीक है। नाउ तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है, देखो 16 तो यहाँ लिखा हुआ है, 0 यहाँ लिखा है, 4 यहाँ, 5 यहाँ पर है, 4 यहाँ, 0 यहाँ पर लिखा है, 1 4 3, इतना कुछ लिखा। नाउ इसको सॉल्व किया जाए तो कितना बन जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए पावर एन माइनस वन, तो ऑर्डर कितना है इसका, ठीक है 3 है ना, तो कितना आ जाएगा 2, पावर में आर, आर कितना 3 बार यूज हो रहा है, तो कितना आ जाएगा 3, डिटरमिनेंट ऑफ ए पावर एन माइनस वन पावर आर, कितना लिखा नाउ। अब देखो इस पॉइंट को समझिए ये क्या लिखा हुआ है हमारे पास, 16 इंटू, अगर इसको मैं इधर मल्टीप्लाई करता हूँ, 0 यहाँ लिखा हुआ है, 0 है ना यहाँ पर, ठीक है ना। तो 12 तो यहाँ से आ गया, 12 माइनस ऑफ 0, ठीक है, 0 से तो 0 ही आ जाएगा, और प्लस का 4 इंटू, इसको इधर मल्टीप्लाई कराएंगे, 20 यहाँ से आया, माइनस 4 यहाँ से आया, तो 16 आ गया, ठीक है। ऐसा कुछ रहा ना। अच्छा 16 यहाँ से आता है, 16 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है अल्टीमेटली, कहने वाली बात ये है, ठीक है। यहाँ से अगर मैं इससे समझूं तो डिटरमिनेंट ऑफ ए पावर में कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और यहाँ से कितना लिख सकते हैं, 2 पावर 8 लिख सकते हैं। इट मीन की डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आ जाएगा, प्लस माइनस ऑफ 2 आ जाएगा। इसका वैल्यू प्लस 2 भी ले सकते हो, माइनस 2 भी ले सकते हैं ना, दोनों वैल्यूज ले सकते हैं। बट उसने बोला डिटरमिनेंट ऑफ ए इज पॉजिटिव, तो वी कैन नॉट राइट माइनस साइन, तो यहाँ से हमने क्या बोला कि डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। पहली बात तो हमें ये मालूम चली ना, इतना अगर मुझे मालूम चल गया है तो भाई इसका आंसर तो क्या हो जाएगा, इसका अगर मैं लिखूं तो डिटरमिनेंट ऑफ ए पावर एन माइनस वन, मतलब 2 ए आ गया ना, और डेट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना रखा है, 2 रखा है, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, मतलब ये सी ऑप्शन आएगा, डी ऑप्शन नहीं आएगा। पहली बात तो ये हमें क्लियर हुआ ना। आगे उसने पूछा है कि ट्रेस ऑफ ए इनवर्स के बारे में पूछ रहा है। अब देखो 3 बार एडजॉइंट लिखा हुआ है ना, अब आप यहां से एक और बात समझिए, एक और फॉर्मूला आप समझिए ना, एक और फॉर्मूला आप समझो, इसको मैं यहाँ नीचे कर देता हूँ, चलो ना, और यहीं से हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो क्या आता है, एक फॉर्मूला और पॉइंट समझो। एक फॉर्मूला आप सभी को ये पता होना चाहिए कि एडजॉइंट ऑफ ए जो हम लिखते हैं, इसका वैल्यू कितना आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए पावर एन माइनस टू इंटू मैट्रिक्स ए, ये आता है पहली बात। एडजॉइंट ए का जो फॉर्मूला है वो कितना आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए पावर एन माइनस टू इंटू मैट्रिक्स ए, ये फॉर्मूला आता है ना। अब आपको चाहिए 3 एडजॉइंट के लिए चाहिए, तो मैं एक काम करता हूं, ए को रिप्लेस कर देते हैं, किससे, एडजॉइंट ऑफ ए से रिप्लेस करते हैं। तो आपने रिप्लेस किया एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो यहां से जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए डिटरमिनेंट पावर एन माइनस टू, और यहां आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल सही बात ना। डिटरमिनेंट ए का ऑर्डर कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, तो 3 यहाँ जब पुट कराएंगे तो कितना एन माइनस 3 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो चलो ये तो कितना आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट ये आया, और यहाँ कितना आ रहा है, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, इतना आ गया, ठीक बात है ना। अब देखो एक और पॉइंट समझिए, भाई हमें क्या चाहिए,
अब एक और पॉइंट, ए इनवर्स के बारे में जानकारी चाहिए, तो एक काम कर सकते हैं ना हम लोग कि क्या, कि यहाँ से इसको मैंने डिटर्मिनेंट ऑफ ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, कर सकते हैं, ठीक है। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर एन माइनस वन। एन माइनस वन कितना आ रहा है हमारे पास में, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से बात समझे, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 आ रहा है, तो यहाँ तो 8 आ गया। ये कितना लिखा हुआ हमारे पास में, ए इनवर्स लिखा हुआ है, ठीक है। और इसकी अगर बात की जाए तो ये किसके इक्वल आ रहा है, ये तो इसके इक्वल आ रहा है, मतलब ये एडजॉइंट ऑफ ए है ना, ये दे रखा है ना इसका वैल्यू। और इसका वैल्यू कितना दे रखा है हमारे पास भैया, ये दे रखा है कि 3 टाइम्स अगर एडजॉइंट है तो कितना आ रहा है, 16 1604 540 540 और 143, ये दे रखा है ना। अब आपसे पूछा हुआ है कि इसका 8 टाइम्स ऑफ ए इनवर्स का मुझे ट्रेस निकालना है ना। तो ट्रेस ऑफ ए इनवर्स अगर मैं बात करूं, तो देखो अगर इस मैट्रिक्स का ट्रेस लिखा जाए, मतलब 8 तो चलो बाहर ही आ जाएगा सभी से ना, ट्रेस ऑफ ए इनवर्स, या फिर हम बात करें 8 को चलो अंदर ही लेते हैं, इसका ट्रेस अगर लिखा जाए, इस मैट्रिक्स का ट्रेस कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा, और 8 को बाहर निकाल दो, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो 8 इंटू ट्रेस ऑफ ए इनवर्स कितना आ जाएगा, दैट इज 23 आएगा, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। कितना आंसर आया इसका, इसका आंसर तो ए आ जाएगा एक, तो एक हमारे पास सी ऑप्शन आ जाएगा, ए और सी, फोर्थ का ए और सी बिल्कुल करेक्ट है ना, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। चेक कर लेते हैं, ओहो आंसर की गड़बड़ कर रखा है मैंने ना, ए और सी ना, ये सब लिख करके मुझे सही करना है ना बच्चों, चलो सही करेंगे ना। ए और बी तो वैसे भी नहीं आ सकता ना, बिल्कुल नहीं आ सकता ना। आगे बात की जाए क्वेश्चन नंबर 5 पर है ना। अगला क्वेश्चन समझते हैं स्टूडेंट, क्या देखा है ना, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक पी जे पॉइंट है ना, टेकन ऑन एक्स वाई इज इक्वल टू 2, मतलब एक पॉइंट है जो एक्स वाई इज इक्वल टू 2 पर लिया गया है ना, सॉरी, if a point P is taken on xy is equal to 2 and then a normal is drawn from P on this ellipse, इस ellipse पर एक नॉर्मल ड्रॉ किया गया है which is perpendicular to this, जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। नाउ तो पॉइंट को समझा जाए कि भैया ये तो हमारे पास एलिप्स है, ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन 6 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 दैट इक्वल्स टू 1, इस पर जो नॉर्मल है, ठीक है, वो एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर, मतलब कुछ ऐसे आ रहा होगा, चलो मान लेते हैं कोई रफ डायग्राम बनाया है ना, ये तो कट करके जाएगा जाने को, तो ठीक है, यहाँ पे कट कर रहा है, मतलब किसी पॉइंट पी पे यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया जो इसको किसी पॉइंट पे कट कर रहा है, पॉइंट पी इज टेकन ऑन दिस एक्स वाई इज इक्वल टू 2 पर, और ये जो नॉर्मल है, ठीक है, दिस नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, और इस लाइन पे कैसा परपेंडिकुलर है, एक लाइन ले लेते हैं, ये लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, इस लाइन में परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो देखो एक बात हमें क्या समझ में आई, ये नॉर्मल जो है वो इस लाइन परपेंडिकुलर, स्लोप ऑफ दिस लाइन कितना आ रहा है भाई, अगर हम स्लोप ऑफ लाइन अगर लिखें तो स्लोप ऑफ लाइन तो -1 आया, तो मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल अगर लिखा जाए तो कितना आ जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल दैट इक्वल्स टू 1 आया। अच्छा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अगर हम लिखें तो भैया वो कितना आएगा, ए एक्स अपॉन कॉस थीटा माइनस ऑफ बी वाई अपॉन साइन थीटा दैट इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, दिस इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल आया एट इलिप्स है ना, एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर ना। अच्छा, यहाँ से अगर मैं स्लोप अगर लिखता हूँ, स्लोप ऑफ नॉर्मल अगर लिखें तो कितना आ जाएगा, ए अपॉन में कॉस थीटा, ठीक है, फिर माइनस भी आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर बी अपॉन साइन थीटा, कुछ ऐसा है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ ये आ गया ना। तो यहाँ से अगर हम बात करें टेन थीटा का जो वैल्यू आया वो कितना है, बी बाई ए आया, ठीक है, बी अपॉन ए। अब देखो बी कितना दे रखा है हमारे पास में, ए स्क्वायर बी स्क्वायर की बात करें तो बी स्क्वायर, तो बी का वैल्यू तो आ गया √3, ए स्क्वायर का वैल्यू √6 आ गया, तो यहाँ से √2 यहाँ से है और √3 यहाँ से है, ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक बात है। टेन थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 1/√3 आया, ठीक है, तो सॉरी 1/√2 आया टेन थीटा, ये आ गया है ना। नाउ तो अगर मुझे इक्वेशन लिखना है, इक्वेशन अगर लिखना है तो टेन थीटा बराबर 1/√2 आ रहा है, तो मतलब ये लेंथ 1 है, ये लेंथ √2 है, तो ये लेंथ हमारे पास कितना आ जाएगा, √5, सॉरी √3,
ये आ गया ना, ठीक है ना। इक्वेशन अगर नॉर्मल अगर लिखें तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल यहां वैल्यूज पुट करते हैं। ए का वैल्यू तो कितना आ रहा है, √6, √6 हमने यहां पुट किया, एक्स यहां पर आ रहा है ना। कॉस थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो √2/√3 हमने यहाँ लिखा, ठीक है ना। माइनस ऑफ बी का वैल्यू पुट करते हैं तो √3, वाई यहाँ पर आ गया, साइन थीटा का वैल्यू पुट कराएंगे तो 1/√3 यहाँ लिखा हमने, ठीक है। दैट इक्वल्स टू a² माइनस b² लिखेंगे, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो √2 यहाँ से आएगा तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, √3 3 हो जाएगा, तो 3 यहाँ बना, 3 भी अगेन यहाँ बना, 3 यहाँ बना। मतलब अगर मैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अगर लिखना चाहूँ तो x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गया, ठीक है। अब ये नॉर्मल क्या कर रहा है, हमने इस नॉर्मल का इक्वेशन यहाँ निकाल दिया, इस कर्व को जाके पॉइंट पी पे कट कर रहा है, तो ठीक है एक काम करते हैं, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं कि भाई हमें तो एक्स वाई इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ और मुझे क्या चाहिए, पॉइंट पी चाहिए ना। भाई इस पॉइंट पर ए पॉइंट पी इज टेकन ऑन दिस कर्व एंड ए नॉर्मल इज ड्रॉन टू दिस इलिप्स, इस इलिप्स पे एक नॉर्मल ड्रॉ किया गया। हमने उल्टा प्रोसीजर लगाया है ना, पहले हमने नॉर्मल का इक्वेशन लिख लिया, नॉर्मल को अब क्या करते हैं, इस कर्व के साथ सॉल्व कर लेते हैं, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा दैट इज आवर फाइनल आंसर, ठीक है ना। तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो y का वैल्यू मैं यहाँ से निकालता हूँ, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2/x आया, तो y की वैल्यू को मैंने यहाँ डाला, x माइनस ऑफ 2/x दैट इक्वल्स टू 1। नाउ x² तो हमने यहाँ से लिखा माइनस x, यहाँ से लिखा -2 इक्वल्स टू 0, तो x माइनस ऑफ 2 तो हमने यहाँ से लिखेंगे और x प्लस 1 दैट इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ तक की बात समझ में आई है ना। अब x का वैल्यू तो कितना आ गया हमारे पास, 2 आया, या फिर x का वैल्यू कितना आ गया, -1 आया, ये है ना हमारे पास पॉइंट। अगर x का वैल्यू 2 है, करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू 1 है, अगर x का वैल्यू अगर -1 है तो y का वैल्यू भैया कितना होगा, -2 होगा। तो क्या पॉइंट आए हमारे पास, ये पॉइंट्स आए ऑन दिस कर्व, तो 2, -1, एक तो ये पॉइंट आया और एक -2, 1 आया है ना। x का वैल्यू एक तो 2, 2, x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू 1 है, x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू 1 है, एक तो ये आया। दूसरा क्या है, अगर x का वैल्यू -1 है तो y का वैल्यू -2 है, x का वैल्यू -1 है तो y का वैल्यू 2 है। फिफ्थ का क्या आंसर आएगा, बी और सी ऑप्शन आएगा, फिफ्थ का आंसर बी और सी, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नाउ आई होप स्टूडेंट आपको यहां तक की बात तो समझ में है ना, इसमें कहीं भी कोई समस्या नहीं थी ना। मूव करते हैं आगे पैराग्राफ की तरफ ना। अच्छा ये वाला पैराग्राफ भी बहुत ही बढ़िया पैराग्राफ है ना, आसान है पर मजेदार है। क्या दे रखा है, लेट एफ एक्स बी ए पॉलिनोमियल दे रखा है ऑफ डिग्री 3 का, 3 डिग्री का पॉलिनोमियल दे रखा है, सच दैट एफ ऑफ 0 1 है और एफ ऑफ 1 का वैल्यू 2 है, देन सॉरी एंड 0 इज ए क्रिटिकल पॉइंट ऑफ एफ एक्स हैविंग नो लोकल मैक्सिमा नो लोकल एक्सट्रीम। मतलब उसने क्या बोला है कि भैया 0 क्या है, इसका क्रिटिकल पॉइंट है। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब क्या हुआ, जहां पर dy/dx 0 आएगा या फिर नॉट डिफाइंड आता हो, उन सभी पॉइंट्स को हम क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं। उसने बोला है कि भैया इस क्रिटिकल पॉइंट पे कोई भी मैक्सिमा मिनिमा नहीं आ रहा, हैविंग नो लोकल एक्सट्रीम पॉइंट्स। अब देखो क्यूबिक को लेकर के आपको पता है डायग्राम कैसा होता है, क्यूबिक को लेकर के या तो डायग्राम ऐसा होगा, मतलब एक मैक्सिमा आ रहा होगा एक मिनिमा आ रहा होगा, या फिर क्यूबिक का डायग्राम कुछ ऐसा होगा, ठीक है। इस तरह की दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर मान लो इस तरह की पॉसिबिलिटी हो रही होती तो इसमें मैक्सिमा मिनिमा आता है तो एफ डैश एक्स अल्फा और बीटा पर 0 होता। मान लो ये अल्फा पॉइंट है और ये बीटा पॉइंट है। अब उसने बोला है कि एफ डैश एक्स मान लो कि कोई मैक्सिमा मिनिमा नहीं आ रहा, मतलब इस तरह का डायग्राम है, इस तरह के अगर क्यूबिक है तो इसका मतलब भैया एफ एक्स इक्वल टू कितना रहा होगा, एक्स माइनस और क्या 0 इसका वो है क्रिटिकल पॉइंट, एक्स माइनस 0 का होल क्यूब तो हमने यहाँ लिखा, आगे हम ए भी ले लेते हैं ना प्लस साइन में, या बी ले लेते हैं ना, कुछ ऐसे समझो। एफ एक्स कितना रहा होगा हमारे पास, नाउ एफ एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस 0 का होल क्यूब प्लस बी, ये वाला डायग्राम रहा होगा ना। ये आपको मेन समझने वाली बात ये थी ना। अब आगे क्या, ए और बी दो अननोन है, दो अननोन को निकालने दो जानकारी दे रखी है उसने, क्या दे रखा है, एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 0 हम यहाँ से निकालेंगे तो ए एक्स का वैल्यू 0 आ गया तो ये तो 0 हो जाएगा प्लस बी,
एफ ऑफ जीरो का वैल्यू कितना है, बी आया, और एफ ऑफ जीरो कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, बी का वैल्यू तो 1 आया। नाउ एंड एफ ऑफ 1 अगर हम कैलकुलेट करें, 1 अगर कैलकुलेट करें तो एक्स की 1 पुट कर दिया, तो यहाँ से होता है ए प्लस बी, और एफ ऑफ 1 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। बी का वैल्यू हमने 1 यहाँ पुट कर दिया, तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा। ठीक है, नाउ एफ एक्स इज इक्वल टू आया क्या भाई, एफ एक्स इज इक्वल टू ए का वैल्यू 1 आया, तो एक्स क्यूब प्लस 1, ये आया एफ एक्स। सुंदर सा आसान सा एफ एक्स ये है। नाउ आपसे पूछा गया है कि अब इसके एफ एक्स अगर ये दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6, अब प्रॉब्लम बहुत आसान सी होगी ना, कि क्या दे रखा है, लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू जीरो। मैं यही सॉल्व कर देता हूं, लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू जीरो, एफ एक्स का वैल्यू आ गया 1 प्लस एक्स क्यूब, और यहां से आया 1 अपॉन ऑफ 10x माइनस एक्स। ठीक है, ठीक बात, यहां तक क्लियर होगी ना। अब देखो जब x जीरो को अप्रोच कर रहा है तो ये 1 को अप्रोच कर रहा है, और ये कहां अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। 1 पावर इन्फिनिटी फॉर्मेट लिखा हुआ है, क्या लिखोगे, ई पावर में लिखेंगे, जो लिमिट है वो लिमिट लिखेंगे, x टेंड्स टू जीरो। यहां तक की बात हमें क्लियर हुई। नाउ फिर क्या लिखेंगे हम, जी एक्स तो कितना है, इंटू एफ एक्स माइनस वन, इसका एफ एक्स ये है, तो एफ एक्स माइनस वन तो कितना है, एक्स क्यूब, अपॉन में कितना आ जाएगा, ये जी एक्स, मतलब ये वाला फॉर्मूला ऐसे लगता है। आई होप सभी को ये फॉर्मूला पता होगा ना। ठीक है। नाउ अब देखो आगे इसको अगर सिंप्लीफाई करना है तो क्या सॉल्व करेंगे भाई, लिमिट फाइंड आउट करना है, तो लिमिट फाइंड आउट करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ई पावर ऑफ लिमिट ऑफ एक्सटेंशन, अगर आप एग्जाम में बैठे हो तो एल एच रूल लगा सकते हैं, एक्सपेंशन लगा सकते हैं, या फिर और भी कोई तरीके लगा सकते हैं ना। तो 10x का अगर मैं एक्सपेंशन करता हूं तो ये कितना आता है, एक्स प्लस एक्स क्यू अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन 15 इंटू एक्स पावर 5 और माइनस एक्स, ये आया, एक्स से तो एक्स कैंसिल हो गया, एक्स क्यू कॉमन आगे कटेगा तो यहाँ तो 1 अपॉन 3 बचेगा, ऊपर तो कितना आ गया, 1 यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन 3 प्लस साइन, और यहाँ बचा 2 अपॉन 15 एक्स स्क्वायर का टर्म, बाकी सब में एक्स का टर्म भी आएगा, वो एक्स अगर जीरो का अप्रोच करेगा तो ये जीरो जाएगा, फाइनली कितना बनेगा, इसका लिमिट आ जाएगा ई क्यू आ जाएगा, मतलब फाइनली इसका आंसर कितना है, ई क्यू आएगा। पूछा क्या है, हाँ दिस लिमिट इज इक्वल टू, तो कितना आंसर आ जाएगा, 6 का ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक बच्चों, ओके, बहुत ही बढ़िया। नाउ आगे मूव करें हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, है ना, चलते हैं ना। नाउ क्वेश्चन नंबर देखो 7 में क्या दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ दिस डेफिनेट इंटीग्रल, इस डेफिनेट इंटीग्रल का वैल्यू कितना दे रखा है, इज इक्वल टू दिस। तो ठीक है, इस इंटीग्रल का वैल्यू निकालना, बाद में कंपैरिजन से a प्लस बी प्लस सी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहला काम तो हमने क्या किया, -1 to 1, तो यहाँ लिखा, और एफ एक्स हमारे पास लिखा हुआ है, एफ एक्स कितना आ रहा था हमारे पास, एक्स क्यूब प्लस 1, यही आ रहा था, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 dx, ऐसे कुछ लिखा हुआ है ना, इसको इंटीग्रेट करना है। तो पहली बात तो इसको हम दो पार्ट में अलग अलग करते हैं, एक तो इसके साथ अलग किया और एक 1 के साथ अलग किया। जब इसके साथ अलग कराएंगे तो ये तो क्या बनेगा, एक ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन बनेगा, तो भैया यहाँ तो लिमिट कितना आ जाएगा, जीरो हो जाएगा, सॉरी लिमिट मतलब डेफिनेट इंटीग्रल का वैल्यू माइनस से प्लस ए में जा रहे हैं तो जीरो आ जाएगा। तो बचा हुआ हिस्सा हमारे पास में ये है, तो इसको मैं 2 टाइम्स और 0 to 1 और dx हमने यहाँ लिखा, और अंडर रूट ऑफ क्या लिखा हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 7, ऐसे कुछ लिखा हुआ। इसको अगर इंटीग्रेट कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ, तो क्या लिखेंगे हम, log ऑफ एक्स प्लस सेम क्वांटिटी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन लिख रहे हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस 7 यहाँ लिखा, और हमने क्या किया, अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगाया है ना। अपर लिमिट पुट करते हैं 2 टाइम्स ऑफ 1, अगर यहाँ पुट कराएंगे तो 8 बना, 8 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 2 रूट 2 आ जाएगा, और 1 हमने यहाँ लिख दिया, तो ये तो बना log ऑफ 1 प्लस ऑफ 2 रूट 2। ठीक है, एक्स का वैल्यू 1 यहाँ पुट कर देंगे, 8 आएगा, 8 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 2 रूट 2। ठीक है, माइनस साइन ऑफ जीरो पुट करते हैं, तो जीरो पे यहाँ जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, log ऑफ √7। ठीक है, यहाँ तक आया, बट अभी कहानी अभी यहाँ रुकी नहीं है ना, बात अभी बाकी है। बात क्या बाकी है, वो तो यहाँ तक ठीक है। अब देखो इसको अगर मुझे आगे अगर लिखना है तो log ऑफ m अपॉन n तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस ऑफ, ठीक है, यहाँ तो कितना आ रहा है, 2 रूट 2 आया, अपॉन में यहाँ कितना आ जाएगा, 0 to 1 में अगर हम बात कर रहे हैं तो अपर लिमिट पुट कर दिया, 1 प्लस यहाँ से जाएगा,
ठीक है, तो यहाँ √7 आ जाएगा, log m माइनस log n का फॉर्मूला हमने यहाँ लगा दिया। ठीक है, बट आंसर्स को अगर देखा जाए तो यहाँ 2 टाइम्स ऑफ ln, तो यहाँ लिखा हुआ है √a अपॉन √a प्लस 1, तो यहाँ प्लस 1 लिखा, √a यहाँ लिखते हैं ना। और एक काम करना पड़ेगा, इसको मैं कुछ ऐसे लिखता हूँ, √80 लिख देते हैं, √8, और इसको हम क्या लिख देते हैं, √7 प्लस c, है ना। इसका वैल्यू 0 ले लेता हूं मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पर, है ना। अब देखो a का वैल्यू तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, कंपैरिजन से b का वैल्यू 7 और c का वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। ये आना चाहिए, a का वैल्यू 8, b का वैल्यू 7 और c का वैल्यू 0 आया तो 17, है ना। तो ये इसका आंसर आना चाहिए, a प्लस b प्लस c कितना आएगा, 17 आएगा। तो डी ऑप्शन आएगा इसका। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बी, है ना। बी क्यों दे रखा है, बी में क्या खास है। हाँ हाँ हाँ, अरे गलत कर रहे ना, 7 14 15, a प्लस b प्लस सी कितना जाएगा, 15 आएगा ना। वो कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, गजब 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 गजब, 15 आएगा, 15। ये आंसर आएगा ना, ऑप्शन बी, है ना। ओके बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक की बात समझ में आई ना। क्वेश्चन नंबर 7 तक हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं थी ना। आगे मूव करें हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। अब आगे क्वेश्चन नंबर 8, तो ये बढ़िया प्रॉब्लम है, बहुत ही बढ़िया, है ना। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी आसान सा प्रॉब्लम है पर बढ़िया प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 10, ये एक्सीलेंट प्रॉब्लम है, एक्सीलेंट प्रॉब्लम। ठीक है, आसान है बट एक्सीलेंट प्रॉब्लम ना। ना क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं ना। अब हम समझते हैं प्रॉब्लम्स को आगे, है ना। न्यूमेरिकल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स दे रखा है हमारे पास। तो पहली बात क्या देखा, एबीसीडी ना, एबीसीडी विद द 4 रूट ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के रूट दे रखे हैं, क्या दे रखा है, एफ। ऐसा कुछ हमारे पास दे रखा है कि ये इसके रूट हो गए एफ, ये इतना ऐसा दे रखा है, दैट टर्म इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू के बराबर है। देन पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर, देन वैल्यू ऑफ पी प्लस क्यू इज, तो ये पी प्लस क्यू का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो ये हमें फाइंड आउट करना है ना। तो समझो बात को, बहुत ही ढंग से समझिए कि क्या करेंगे। अब देखो, इस प्रॉब्लम को जब आप सॉल्व कर रहे होंगे ना, तो आपने खूब सारा सोचा होगा कि कैसे सॉल्व करना चाहिए, किस तरह से नहीं करना चाहिए। अब देखो, इसमें एक हिंट है प्रॉब्लम के अंदर कि पहले आता है, देखो यहाँ ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 10, बी स्क्वायर माइनस 5b प्लस 10, मतलब एक एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 10 का बारे में बात चल रही है ना, पहले तो ओवरऑल। तो क्या इस तरह का टर्म इसके अंदर है क्या, पहले हम ये निकाल के देखते हैं ना। ठीक है, तो एक काम मैं करता हूं कि इस वाले पार्ट को, कि हमने क्या किया, एक्स पावर 4 माइनस ऑफ 10x क्यूब, मतलब 10x क्यूब है यहाँ पर, 10x क्यूब प्लस 37x स्क्वायर माइनस ऑफ 60x प्लस 32। ठीक है, थोड़ी जगह और बनाते हैं, प्लस 32। इसको हम डिवाइड करते हैं इससे, है ना। ये देखते हैं कि क्या इसके अंदर इसका एक फैक्टर है कि नहीं ना, वो फैक्टर बाहर निकालते हैं और देन फिर आगे सोचते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 10, इसको यहाँ डिवाइड लगाया तो एक्स स्क्वायर तो यहाँ से है, एक्स स्क्वायर को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक्स पावर 4 यहाँ से आ जाएगा, माइनस ऑफ 5x क्यू यहाँ से आया, और एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस का 10x स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ तक की बात समझ में आई, यहाँ माइनस प्लस और माइनस, ये इससे कैंसिल हो गया। यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ 5x क्यू, तो यहाँ से आ गया ना, यहाँ से कितना बनेगा 27x स्क्वायर, इतना आ गया ना। ना एक और काम करते हैं, एक्स स्क्वायर को फिर यहाँ से डिवाइड लगाया तो अगेन हमारे पास यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस 5x आ गया, या माइनस 5x में मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस 5x क्यूब, तो यहाँ से आया, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का 25 आ जाएगा, 25x स्क्वायर यहाँ से आया। इसको जब यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना बनेगा, माइनस 50x। अच्छा, तो सब्ट्रैक्ट जब कर रहे हैं तो यहाँ सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ 60x आएगा, और आगे आ जाएगा प्लस का 32, है ना। आगे जब टर्म लिखूंगा तो यहाँ कितना आएगा, माइनस का 50x आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक की बात तो मुझे समझ में आई। ओके, सब्ट्रैक्ट किया तो ये से कैंसिल हो गया, यहाँ से जब सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर, यहाँ से सब्ट्रैक्ट कराएंगे कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ 10x आ जाएगा, प्लस में कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा ना। अब इसको डिवाइड कराया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 10, एक्स स्क्वायर को उसको डिवाइड कराएंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा। ठीक है,
2 को इधर मल्टीप्लाई किया तो ये कितना बना 2x² बना। यहाँ से जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना बनेगा, -10x बनेगा, और प्लस का यहाँ कितना बन जाएगा 20 ना। उसको मैंने सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करने से ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, और सब्ट्रैक्ट जब यहाँ कराएंगे तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, माइनस सब्ट्रैक्ट किया तो 12 यहाँ से आया। मतलब फाइनली कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। मतलब हमारे पास क्या समझ में आना चाहिए कि भाई ये वाला जो टर्म है वो उन दोनों का प्रोडक्ट प्लस का 12 ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, इट मीन कि पहले तो आप पॉइंट अगर समझें कि x⁴ -10x³ प्लस 37x² -60x प्लस 32 की अगर बात की जाए तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एक तो इन दोनों का फैक्टर x² -5x प्लस 10 और इंटू x² -5x प्लस 2 और यहां से कितना आ जाएगा +12। ये आ रहा है। मतलब इसके रूट अगर ABCD है तो मतलब इसके रूट क्या है, ABCD के बारे में बात कर रहे हैं ना, बराबर जीरो ले लेते हैं। इसको बराबर जीरो लिया है, इसको बराबर जीरो लिया, एक ही बात है। ठीक है, अब देखो वो बात क्या चल रही है, x² -5x प्लस 10, यहाँ भी x² -5x कुछ ऐसे लिखा हुआ है। अब मुझे इसका वैल्यू चाहिए अल्टीमेटली। ठीक है, अब देखो एक पॉइंट समझो कि क्यों ना मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर +10 और -10 कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ना। अब इसको मैंने थोड़ी देर के लिए t मान लेता हूं कि ये t लिखा हुआ, अल्टीमेटली ये लिखा क्या है, t तो यहां से आया, t यहां पे लिखा हुआ, और ये कितना हो जाएगा t-8 यहां से आ गया, और प्लस का 12 दैट इक्वल्स टू कितना आया, 0 आया। ठीक है, नाउ अगर इस क्वाड्रेटिक को अगर मैं देखूं तो ये क्या बनेगा, t² -8t प्लस का 12 इक्वल्स टू 0। ये आ गया, मतलब हमारे पास t की दो वैल्यूज आ गई, t-2, 2 एंड 6 आ रहा है ना, 2 एंड 6 फैक्टर करने पे आना चाहिए, ऐड करने पे तो t का वैल्यू 2 आ जाएगा और 6 आ जाएगा। ये आ गया ना फाइनली, मतलब x² -5x प्लस 10, इसका जो वैल्यू आ रहा है या तो 2 आ रहा है या फिर 6 आ रहा है। बात समझ में आई। इसके चार रूट है ABCD करके। अब देखो वैल्यूज क्या पूछा गया है, तो हमसे पूछा गया है इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो अब देखो a² -5a प्लस 2, या तो इसका वैल्यू 2 होगा या फिर 6 होगा। मतलब मान लो अगर बात करें ABCD, तो 2 के लिए 2 आ रहा होगा और 2 के लिए 6 आ रहा होगा इसका वैल्यू। मतलब अगर मान लेते हैं कि इसका वैल्यू अगर 2 के लिए 2 आ रहा है, मान लो कि इसका वैल्यू 2 आया, इसका वैल्यू 2 आया है, तो यहाँ से भी 2 मान लेते हैं या 6 मान लेते हैं। फाइनली आंसर जो आएगा वो आंसर कितना आएगा, 1/2 प्लस 1/2 तो कितना आ जाएगा, 1 यहाँ से आ जाएगा। 1/6 प्लस 1/6 कितना आ जाएगा हमारे पास में, 2/6 मतलब 1/3 यहाँ से आ गया। फाइनली इसका एलसीएम लिया तो कितना आ गया, 4/3 आया, दैट इज P/Q आया। तो P प्लस क्यू एच कितना आ जाएगा, तो P प्लस क्यू आ जाएगा 7। ये आंसर आएगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा, 7 आंसर होगा ना, ये होना चाहिए 8 का आंसर है ना, बिल्कुल एकदम सही जवाब आएगा, कोई गलती नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर 7 ना, बिल्कुल सही है ना। क्लियर बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक की बात समझ में आई है ना। और ये बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम था, अल्टीमेट प्रॉब्लम है ना। आई थिंक आपको इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करके थोड़ा सा समझ में आ गया कि अगर मान लो एग्जाम में अगर प्रॉब्लम आती है तो कैसे आपको अवेयर रहना चाहिए ना। ठीक बच्चों ना मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 को समझो क्या दे रखा है, इफ 2 पॉइंट P and Q ऑन दिस हाइपरबोला है ना, whose center is C be such that CP is perpendicular to CQ, then value of this कितना आएगा ना। तो देखो बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम है। पहली बात तो एक हाइपरबोला ये दे रखा है, दिस इज द हाइपरबोला, दिस इज सेंटर। मान लेते हैं कि एक पॉइंट P हमने हाइपरबोला पे लिया और एक पॉइंट Q हमने ऐसे ले लिया, दूसरा पॉइंट Q ले लिया हाइपरबोला पे, और ये एंगल 90 डिग्री है ना, CP इज परपेंडिकुलर टू CQ ऐसे कुछ बना लिया। मान लेते हैं कि पोलर फॉर्म में हमने कोऑर्डिनेट लिखे इसके, तो इसके कोऑर्डिनेट कितना आ जाएंगे, r cos थीटा और r sin थीटा आ जाएंगे। r कितना हो जाएगा, CP आ गया, r1 ले लेते हैं ना। इसके अगर मैं कोऑर्डिनेट लिखूंगा तो कितना है, r2 cos ऑफ 90 प्लस थीटा, तो ये एंगल थीटा ले लिया जाए तो 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा तो हमने यहाँ लिखा, और यहाँ आ जाएगा r2 साइन ऑफ 90 प्लस थीटा। ये पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट आ गए है ना। आपसे पूछा है वैल्यू ऑफ दिस 1/CP² प्लस 1/CQ² कितना आएगा, इन दोनों के डिस्टेंस के स्क्वायरिंग का सम कितना आएगा। तो देखो बहुत आसान सी बात हो गई, ये तो 9 तो यहाँ लिखा हुआ है, x का वैल्यू कितना है, पॉइंट P एंड Q कहाँ लाई करेंगे, हाइपरबोला पे लाई कर रहे हैं,
पी का वैल्यू कितना आ रहा है R1 कॉस स्क्वायर थीटा, तो मैंने यहाँ लिखा कॉस स्क्वायर थीटा -5 साइन स्क्वायर थीटा, R1 स्क्वायर आएगा उसको मैंने यहाँ लिख दिया 1/R1 स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली अगर मुझे बात करनी है क्यू की, है ना, R2 CP के बारे में बात करें तो क्यू पॉइंट इस पर लाई कराएगा, तो थीटा की जगह मैं क्या लिख दूंगा 90 प्लस थीटा, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा -5 इट बिकम कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ यहाँ आ जाएगा 1/R2 स्क्वायर। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आई। नाउ दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड। ना दोनों को अब ऐड कर लेते हैं। ऐड जब हम करेंगे तो फर्स्ट प्लस सेकेंड जब आप कराओगे तो ये कितना आ जाएगा 1/R1 स्क्वायर प्लस 1/R2 स्क्वायर। तो हमने यहाँ लिखा 9, तो यहाँ आ जाएगा सम -5 हमने यहाँ ले लिया, अंदर कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आ गया ना। ना उसका वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया, दैट इज आवर फाइनल आंसर। कितना आंसर आना चाहिए इसका 4 आंसर आना चाहिए। क्या दे रखा है 9th का आंसर 4। अच्छा, इस प्रॉब्लम को आपने देखा बहुत ही आसान प्रॉब्लम था, है ना, कहीं पर भी डिफिकल्टी प्रॉब्लम में नहीं थी। तो 9th का आंसर कितना आ रहा है 4 आ रहा है, 4 तो ना सही है ना। 10th का भी देख लेते हैं 1375 कुछ इस तरह का आ रहा है ना। नाउ 10th प्रॉब्लम। अच्छा 10th ये दे रखा है ना, इसको बहुत ध्यान से समझना ना, बहुत ही ध्यान से। द वैल्यू ऑफ दिस, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। कितना दे रखा है के पाई दे रखा है, देन के इज इक्वल टू, के किसके इक्वल आएगा ये पूछा गया है। अब पॉइंट समझो। अब देखो P जब 1 से वेरी कर रहा है, 1 से लेकर 10 तक जा रहा है, तब Q और R कैसे वेरी कर रहे हैं 1 से लेकर के 10 तक, और ये R भी 1 से लेकर 10 तक। ठीक है, ऐसे कुछ है। अब देखो पॉइंट समझो बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान समझिए। P का वैल्यू अपने 1 लिया, तो P इक्वल टू 1 पर Q कैसे वेरी कर रहा है 1 से लेकर 10 तक वेरी कर रहा है, और R भी कैसे वेरी कर रहा है 1 से लेकर के 10 तक वेरी कर रहा है। ठीक है, ये बात है ना। मुझे अब इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो मैंने ये किया, पहला पॉइंट समझना कि P बराबर आपने 1 लिया, तो 1 डॉट कुछ ऐसे बना। ठीक है, अब P बराबर जब 1 ले लेंगे तो Q कैसे वेरी कर रहा है 1 से लेकर 10 तक, और R कैसे वेरी कर रहा है 1 से लेकर 10 तक वेरी कर रहा है P बराबर 1 पर। तो अब आपने क्या किया, एक को हमने फिक्स कर दिया, मान ले Q बराबर 1 लिया, तो R कैसे वेरी कर रहा है 1 से लेकर 10 तक, तो भैया हमने क्या किया tan इनवर्स ऑफ, तो 1 Q बराबर 1 ले लिया, तो R को वेरी कराया 1 से लेकर 10 तक, तो tan इनवर्स 1 tan इनवर्स ऑफ 1/2 tan इनवर्स ऑफ 1/3 डॉट डॉट हम गए tan इनवर्स ऑफ 1/10, ऐसे कुछ लिखा। ठीक है, Q का वैल्यू 1 लिया, अब Q का वैल्यू 2 लेते हैं, R कैसे वेरी करेगा अगेन 1 से लेके 10 तक, तो 2/2 tan इनवर्स ऑफ 2/3 प्लस ऑफ tan इनवर्स ऑफ 2/10, ऐसे चलते गए। नाउ प्लस साइन ऑफ, जब R का वैल्यू हमने Q का वैल्यू 10 लिया, तो 10/1 10/2 और डॉट डॉट चलते जाएंगे, तो tan इनवर्स ऑफ 10/10, मतलब कितनी टर्म्स आई हमारे पास 100 टर्म्स आई। ठीक है, ये आया हमारे पास जब P बराबर 1 था। ऐसे ही जब हम P बराबर 2 लिखेंगे तो अगेन Q और R ऐसे सेम वेरी करेगा, तो यही आएगा ना। ठीक है, अब देखो इस वाले पॉइंट की अगर बात समझे, तो अगर आपको पहले ये समझना है तो देखो इस बात को समझो, इस तरह समझिए 10 क्रॉस 10 का एक मैट्रिक्स है। डायगोनल एलिमेंट की अगर मैं बात करूं, डायगोनल एलिमेंट कितना आ रहा है 10 वर्स 1 आया, 10 वर्स 1 आया, 10 वर्स 1 आया, तो π/4 10 वर्स 1 मतलब π/4 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 ऐसे कुछ आया, तो 10 टाइम्स आया 10 इंटू π/4 आया, इन सबका सम दो। ठीक है, सभी का सम निकालना है मुझे अल्टीमेटली, है ना। नाउ अब हम बात कर रहे हैं इनके बारे में, ये 10 वर्स 1/2 लिखा हुआ है, 10 वर्स ये लिखा हुआ है। अच्छा एक पॉइंट और समझो कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x की बात करें, ठीक है, और मैं एक ये समझा रहा हूँ, जब x पॉजिटिव है तो tan इनवर्स 1/x को मैं क्या लिख सकता हूँ cot इनवर्स x, और उसका वैल्यू कितना आ जाएगा π/2, मतलब अगर x पॉजिटिव है तो इसका वैल्यू π/2 आता है ना।
अच्छा एक और पॉइंट आपको सिखा देते हैं, अगर x नेगेटिव है तो इसका वैल्यू आता है -5/2। कैसे आता है आप खुद ही सोचिए और समझिए ना, और समझो ना, ठीक है। नाउ अब देखो सभी पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो ये 10 इनवर्स x लिखा हुआ है, 1/x लिखा हुआ है, मतलब इसके डायगोनल के अराउंड ऐसे कुछ ऐसे अपोजिट में ऐसे एक जगह अगर x है तो एक जगह 1/x लिखा हुआ है, ठीक है। नाउ तो अगर इन दोनों का सम कितना आएगा, 5/2 आएगा। तो भाई ऐसे कितनी सारी टर्म्स है, 100 थी, 90 टर्म्स बची डायगोनल को छोड़ करके। पेयर कितने बने, 45, और हर पेयर का वैल्यू कितना आ रहा है, 5/2 आया। तो भैया हर पेयर का वैल्यू 5/2 आया, तो 45 इंटू 5/2 तो हम यहां से आ गए। तो 45 इंटू 5/2 प्लस 10 टाइम्स ऑफ 5/4, कुछ ऐसे आ गया, ठीक है। नाउ तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास ये तो बन गया 40 पाई, या 90 और 10 कितना किया हमने, 100। 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर रखा, तो 100 पाई/4, और ये कितना आ गया, 25 पाई आया, ठीक है। इसका वैल्यू ये आया, मतलब अल्टीमेटली इसका वैल्यू ये आया ना। अब जैसे p बराबर बन रखा है तो अगेन ऐसे टर्म लिखेंगे, p बराबर अगर 2 लिखूंगा तो मैं, तो 2 लिखा तो अगेन मैं ये टर्म्स लिखने वाला हूँ। जब 3 लिखेंगे तो अगेन हम ये सारी टर्म्स आएंगे, 4 लिखेंगे तो अगेन ये सारी टर्म्स आएंगे, और 10 तक जब जाएंगे तो अगेन ये सारी टर्म्स आ रही, तो मतलब ये सारी टर्म्स तो कॉमन आ जाएंगे बाहर। ये जब p बराबर 2 लिखा तो अगेन ये q बराबर 1 से लेके r ये ऐसे जा रहा होगा ना, सेम ऐसे जो मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन किया है, मतलब ये वाला फैक्टर तो बाहर कॉमन ही आ जाएगा। और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 25 पाई आ रहा है। तो भैया यहां से अगर आपने ये कॉमन ले लिया तो 25 पाई, तो अंदर कितना बचेगा, 1 + 2 + 3 + 4 अप टू 10 तक बचा। तो मतलब 25 पाई तो हमने यहाँ से लिखा 10 11 अपॉन में 2, ठीक है, ये यहाँ से आया। तो 2 से एक्चुअली कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 55 25 पाई, ठीक है, ये अपना आंसर आया। नाउ दिस इज आंसर। क्या रहेगा, 25 को 5 से मल्टीप्लाई कराते तो 5 यहाँ से आ गया, हमारे पास 12 बचा ना। 25 को 5 से मल्टीप्लाई किया 125 आया, और 125 में हमने 12 ऐड किया, 125 में हमने 12 ऐड कर देते हैं ना। तो 7 यहाँ से आया, 3 यहाँ से, 1 यहाँ से आया, मतलब 137। तो 137 पाई, कुछ ऐसा है। तो हमसे पूछा है अगर इसका वैल्यू k पाई है तो k इज इक्वल टू कितना जाएगा, 1375 है ना, ठीक है। ये इसका आंसर आएगा, चेक कर लेते हैं एक बार। 1375 है ना, एकदम सही जवाब, ठीक है बच्चों। आई होप आपको यहाँ तक की इसकी सारी प्रॉब्लम समझ में आ गई ना। और इस टीपीपी का एक बार क्विक रिवीजन आपको बता देता हूँ, तो ये तीनों प्रॉब्लम बहुत ही अच्छी हैं। पहले तो इन तीनों प्रॉब्लम को ढंग से ट्राई करो, ठीक है। उसके बाद पैराग्राफ भी बहुत अच्छा था, इसमें कुछ कुछ सीखने वाली बात थी ना। उसके बाद में ये ट्रेस वाला प्रॉब्लम भी अच्छा था, ये प्रॉब्लम भी बहुत बढ़िया है ना, ठीक है। ये प्रॉब्लम भी बहुत सही है, ये सॉल्वेबल प्रॉब्लम होना चाहिए, ये भी सॉल्व होना चाहिए ना, ठीक है बच्चों। आई होप आपको यहाँ तक की सारी बात समझ में आ गई। ओके बच्चों, तो आज का डीपीपी आपने सॉल्व किया ना, बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम थी, कुछ आसान कुछ डिफिकल्ट थी ना। वो एक्चुअली क्या है, आप लोगों के लिए ऐसा होना चाहिए फ्रेश प्रॉब्लम मिले ना, फ्रेश प्रॉब्लम को कैसे डील करना है दैट डिपेंड। प्रॉब्लम सारी आसान ही है ना। ओके बच्चों, थैंक यू।